एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पंजाब सर्किल पीएसए का 2021 का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। डिपार्टमेंट के सभी क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी आपको मैथ और जीके के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप जुड़ना चाहते हैं जरूर हमें मैसेज कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ फाइल्स विद सोल्यूशन हम आपको वहां पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस तरह से कुछ आपकी तैयारी जो और भी बेहतर हो जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर्स करने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और हम एक दो नहीं पूरे 40 क्वेश्चन पेपर्स को कवर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका लगभग जितना भी सिलेबस बनता है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी साथ में कवर हो जाते हैं। तो आप ज़रूर इन सभी को करिए, इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस भी मैं बोलता जाऊंगा, अपने आंसर्स खुद देने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ fictitious stamps is prohibited and it is an offense punishable under। काल्पनिक टिकटों का निर्माण करना और उनका उपयोग करना एक दंडनीय अपराध है। इसमें आपको सजा भी मिल सकती है। और किसके अंतर्गत ये आता है कि आपको इसमें दंड मिल सकता है? सेक्शन 263A ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, सेक्शन 263 ऑफ इंडियन पैनल कोड, सेक्शन 456 ऑफ इंडियन पैनल कोड, या फिर सेक्शन 456 ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्ट। तो ये किसके अंतर्गत आता है? कई बार क्या होता है, कई बार आपको ये धारा दी जाती है, जो यहाँ पे आपको ये धाराएं बोली गई हैं। कई बार आपको यहाँ से धारा दी जाएगी और पूछा जाएगा ये किसकी धारा है। तो ध्यान रखना, भारतीय दंड संहिता की धारा 263A के तहत काल्पनिक डाक टिकटों का निर्माण करना और उनका उपयोग करना एक दंडनीय अपराध है। तो किस में आ जाएगा? आईपीसी की सेक्शन 263 के अंतर्गत ये आता है। इंडियन पैनल कोड की धारा 263A के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट इज द रेंट फॉर अ पोस्ट बॉक्स इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में पोस्ट बॉक्स का किराया क्या है? 100 रुपीज़, 250, 150 या फिर 300 रुपीज़। सेकेंड क्वेश्चन की जो सी ऑप्शन होगी आपके पास हो जाएगी सी 150 रुपये है। कोई भी आप पोस्ट बॉक्स परचेज करना चाहते हैं, किराए पर लेना चाहते हैं, परचेज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको रेंट के ऊपर लेना चाहते हैं, किराए के ऊपर लेना चाहते हैं, तो 150 रुपये आपसे प्रति वर्ष के हिसाब से लिया जाएगा। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। और पोस्ट बैग अगर आप लेना चाहते हैं तब भी आपके 150 रुपये लिए जाएंगे। और अगर आप दोनों एक साथ लेना चाहते हैं 250 रुपीज़ है। तो इस तरह से रहता है, ठीक है। आप उसको 3 मंथ के लिए लेना चाहते हैं, 6 महीनों के लिए लेना चाहते हैं, उसी हिसाब से आपका किराया इंपॉर्टेंट है, सभी को एक बार देख लीजिएगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ की ऑफ पोस्ट बॉक्स गिवन ऑन रेंट टू द रेंटर। किराएदार को किराए पर दी गई पोस्ट बॉक्स की चाबी की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होगा? यानी कि जो किराएदार होता है उसको पोस्ट बॉक्स की एक चाबी दी जाती है, की दी जाती है, और उस चाबी की अभिरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पोस्ट ऑफिस, रेंटर, मैसेंजर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जो किराएदार होगा, जो रेंटर होगा, वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होगा। अब उसके पोस्ट बॉक्स की चाबी है तो वही उसकी निगरानी करेगा, वही उसकी अभिरक्षा करेगा। तो आपकी भी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। फी फॉर रिकॉल ऑफ आर्टिकल विल बी कलेक्टेड इन दी फॉर्म ऑफ। लेख को वापस बुलाने के लिए, उसको रिकॉल करने के लिए आपने क्या किया? आपने लेख को भेजा है, आप चाहते हैं उसको वापस बुलाया जाए, ठीक है। उसको एड्रेसी को देने की बजाय अब मुझे वापस मिल जाए, वो वापस बुलाया जाए, तो उसके लिए आपसे डाक शुल्क लिया जाता है। और डाक शुल्क जो है वो कैसे लिया जाता है? आपसे पैसे नहीं लिए जाते हैं, तो क्या लिया जाएगा? पोस्टेज स्टैम्प्स ली जाएंगी, क्रेडिट अंडर यूसीआर, अनक्लासिफाइड रिसीट्स में इसको डाला जाएगा, आईपीओ आपसे लिए जाएंगे, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपसे डाक टिकट के रूप में ये जो चार्जेस हैं किसी भी लेख को रिकॉल करने के लिए, उसको वापस बुलाने के लिए, वो लिए जाएंगे। तो आपकी ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। पोस्ट रेस्टेंट इज फॉर द यूज ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ पीपल। पोस्ट रेस्टेंट किस श्रेणी के लोगों के उपयोग के लिए? आप जो पोस्ट रेस्टेंट हम पढ़ते हैं किन लोगों के लिए होता है, कौन इनका यूज करता है, कौन इनका उपयोग करता है? ओनली फॉर पोस्टल ऑफिशियल्स, केवल डाक अधिकारियों के लिए है। ऑल मेंबर्स ऑफ पब्लिक, या फिर जनता के सभी सदस्यों के लिए। सोलोली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड ट्रैवलर्स, केवल अजनबियों और यात्रियों की सुविधा के लिए है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास होगा सी। आपके जो पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, ये जो स्ट्रेंजर्स और ट्रैवलर्स होते हैं, अजनबी होते हैं या जो यात्री होते हैं, उनके लिए होता है, उनकी सुविधा के लिए होता है। और पोस्ट रेस्टेंट का क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इसको जो आप आर्टिकल भेजते हैं कितने समय तक रोक के रखा जाता है, वीपी आर्टिकल आप भेज रहे हैं उसको कितने समय के लिए रोक के रखा जाएगा, क्या इसके ऊपर पोस्ट ऑफिस का नाम होगा या किसे इसको संबोधित किया जाएगा, ये सभी इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, साथ में इनको भी पढ़ लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आपके पास, बट इज दी फी फॉर रीडायरेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड लेटर, पंजीकृत पत्र के पुनः निर्देशन के लिए क्या शुल्क लिया जाएगा। क्या होता है आपका रीडायरेक्शन, यानी कि आपने मान लीजिए कोई पत्र भेजा है, अब यहाँ पे जब ऑफिस ऑफ डिलीवरी में वो पहुँचता है, वहाँ पे पाया जाता है कि एड्रेस ही तो उसके वितरण क्षेत्र के भीतर रहता नहीं है, वो किसी दूसरी जगह पे रहता है, तो वो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस क्या करता है, उस लेख को दूसरी जगह के लिए भेजता है ताकि आपके एड्रेस ही तक उस लेख को पहुंचाया जा सके, तो उसको कहते हैं पुनर्निर्देशन। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसके लिए आपका पुनर्निर्देशन शुल्क लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात की गई है, पंजीकृत पत्र की बात की गई है। क्या इसके लिए आपका रिडायरेक्शन जो चार्जेस हैं वो लिए जाएंगे। फुल पोस्टेज एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन फीस, पंजीकरण शुल्क को छोड़कर बाकी पूरा डाक शुल्क आपसे लिया जाएगा मुफ्त, ठीक है, कोई फ्री, आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। हाफ पोस्टेज एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन फी, पंजीकरण शुल्क को छोड़कर आधा डाक शुल्क आपको देना है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सिक्स्थ की जो से ऑप्शन हो जाएगी बी, फ्री, ठीक है, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन रीडायरेक्शन फी किसी के मामले में तो लगती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपके पार्सल जो होते हैं, ठीक है, पार्सल के लिए आपको रीडायरेक्शन फीस देनी होती है, और कितनी देनी होती है, हाफ दी प्रीपेड रेट, यानी कि आपने जो पहले चार्जेस दिए हैं उसके आधे चार्जेस आपको रीडायरेक्शन फीस के रूप में देने होंगे। लेकिन उसमें भी शर्तें हैं कब आपको देने होंगे, कब वो चार्जेस लगेंगे, इंपॉर्टेंट है, वो करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आता है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद, डाकघर गाइड 1 किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू इनलैंड पोस्ट, अंतर्देशीय डाक से संबंधित नियम और विनियम। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, पीएलआई, आरपीएलआई, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सेवंथ की जो से ऑप्शन आ जाएगी आपके पास, ए, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू इनलैंड पोस्ट, अंतर्देशीय डाक से संबंधित नियम और विनियम। केसेस इन विच इंश्योरेंस इज कंपल्सरी, तो किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है केसेस इन विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, कहीं पूछा जा रहा है इंश्योरेंस इज कंपल्सरी, किन मामलों में बीमा जो है अनिवार्य, आपको इंश्योर्ड करवा के भेजना पड़ेगा किसी भी लेटर को। अगर आप उसमें कोइन, बुलियन, प्लेटिनम या प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर वगैरह ये सारी चीज़ें भेज रहे हैं, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर आप भेज रहे हैं, या फिर बोथ हैंड भी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन का जो सी आंसर हो जाएगा ये होगा आपके पास ही बोथ हैंड भी। अगर ये सारी चीज़ें आप भेज रहे हैं, आप कोइंस भेज रहे हैं, सिक्के भेज रहे हैं, बुलियन, प्लेटिनम, कीमती पत्थर या फिर सोने या चांदी से बनी हुई वस्तुएं, इन सभी को भेज रहे हैं किसी भी लेख के अंदर, तो आपको उस आर्टिकल की इंश्योरेंस, ठीक है, उसका बीमा आपको करवाना पड़ेगा। और उसी तरह से रजिस्ट्रेशन के लिए भी कंपलसरी है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कोई भी वीपी आर्टिकल है या फिर कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसके ऊपर क्या है आपका सीमा शुल्क लगना है, ये सारी चीज़ें, कोई भी पार्सल है 4 किलोग्राम से अधिक उसका वेट है, ये सारी चीज़ें अगर आप भेज रहे हैं रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो इंपॉर्टेंट है दोनों, किसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, किसके लिए इंश्योरेंस आपकी कंपलसरी है। बट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ अ बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है। और नोट मोर देन 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। नोट मोर देन 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। नोट मोर देन 7 केजी, 7 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। नोट मोर देन 10 केजी, 10 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो नाइन्थ की जो से ऑप्शन आ जाएगी आपके पास से, नोट मोर देन 5 केजी, 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट का वजन। उसी तरह से आपका बुक पैकेट से संबंधित सैंपल और पैटर्न पैकेट, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है कि अगर आप सैंपल या पैटर्न पैकेट भेज रहे हैं, क्योंकि वो भी पैकेट है, साथ में पैकेट आपका लग रहा है, तब उसकी वेट लिमिट कितनी हो जाती है, 2 केजी हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी नॉर्मल, बाकी आपके जो भी बुक पैकेट रहेंगे 5 किलोग्राम तक आप उनको भेज सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर चेंज ऑफ एड्रेस इज वैलिड फॉर, पते में परिवर्तन से संबंधित निर्देशों की वैधता क्या है, यानी कि आप जो भी अपने एड्रेस चेंज के बारे में इंस्ट्रक्शंस देख के जाते हैं कितने समय तक वो वैलिड रहती हैं, 3 महीने, 6 महीने, 3 साल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ये 3 महीने के लिए वो वैलिड रहेंगी। अब ये क्या होती है, पते में परिवर्तन की जो निर्देश होते हैं, जब भी आपका कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहा है, तो वो क्या करता है, उसके लेख, क्योंकि अभी वो पुराने एड्रेस के ऊपर अगर कोई लेख आ जाता है तो उसका वितरण कैसे किया जाएगा, उसका निपटान कैसे किया जाएगा, इस चीज़ से बचने के लिए एड्रेसी जो है जहाँ से वो जा रहा है वहाँ के पोस्ट ऑफिस को, और जहाँ पे नई जगह पे वो जाएगा, क्योंकि अभी किसी को क्या सपना होगा कि नया कोई बंदा आया, उसको कैसे आर्टिकल देने, या क्या उसका नाम है, कौन उसके फैमिली मेम्बर्स है, तो वो उस चीज़ के बारे में पोस्ट ऑफिस में बताता है। और दोनों पोस्ट ऑफिस, एक तो जहाँ से वो छोड़कर जा रहे हैं और जहाँ पे वो नई जगह पे जाएगा, उन दोनों पोस्ट ऑफिस में वो इस चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे उसके आर्टिकल्स को उसे वितरित किया जाएगा, कौन कौन है, या कौन से आर्टिकल्स का वितरण किया जाएगा, क्या वो फैमिली मेम्बर्स के लिए भी निर्देश रहेंगे। तो ये सारे जो निर्देश होते हैं इनकी वैलिडिटी 3 महीने तक रहती है, उसके बाद ये
लैप्स हो जाते हैं फिर से वो इंस्ट्रक्शन उसे देनी पड़ेंगी। अब एक यहाँ पे और आती है 3 साल वाली, अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपने लेख लेने के लिए अधिकृत करना, ऑथराइज करना, वो वाली जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपकी 3 साल तक वैलिड रहती हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा आपके पास 3 मंथ। अगर दूसरी इंस्ट्रक्शंस के बारे में पूछा जाए, अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपने लेख लेने के लिए अधिकृत करना, तब आपकी कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष हो जाएगी। कंट्रोलर ऑफ फॉरेन मेल इज लोकेटेड इन, विदेशी मेल का नियंत्रक कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है, अहमदाबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली या फिर कोलकाता। क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास हो जाएगा बी, मुंबई में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पोस्ट, फॉरेन पोस्ट की परिभाषा क्या है। फॉरेन पोस्ट अप्लाइज टू दी पोस्टल सर्विसेज विच डू नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ इनलैंड पोस्ट, विदेशी डाक उन डाक वस्तुओं पर या उन डाक सेवाओं पर लागू होती है जो अंतर्देशीय डाक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं। फॉरेन पोस्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट, विदेशी डाक विदेशी सरकार द्वारा प्रशासित है, ऊपर के सभी इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके पास से फॉरेन पोस्ट अप्लाइज टू दी पोस्टल सर्विसेज विच डू नॉट कम इन द डेफिनेशन ऑफ इनलैंड पोस्ट, आपकी जितनी भी सेवाएं हैं जो आपकी इनलैंड पोस्ट अंतर्देशीय डाक के अंतर्गत नहीं आती हैं उनको फॉरेन पोस्ट कहा जाएगा, वो फॉरेन पोस्ट की डेफिनेशन में आएंगी। ए ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। APPU स्टैंड्स फॉर, APPU की फुल फॉर्म आपको बतानी है, एशियन पैसिफिक पब्लिक यूनियन, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन या फिर अमेरिकन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, अमेरिकन पोस्टल प्रोग्रेसिव यूनियन। 13th की जो सी ऑप्शन होगी आपके पास बी, ठीक है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। एक्सचेंज ऑफ मनी ऑर्डर्स, पोस्टल ऑर्डर्स एंड कैश ऑन डिलीवरी आइटम्स इन फॉरेन पोस्ट आर गवर्नड बाई, विदेशी डाक में मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर और कैश ऑन डिलीवरी आइटम्स किसके द्वारा शासित होते हैं, यानी कि इनका आदान प्रदान कौन देखता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट समझौता जो है वो देखेगा, यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन या फिर यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन, हिंदी में तो सेम ही मीनिंग है, स्पेशल बायलैटरल एग्रीमेंट, विशेष द्विपक्षीय समझौता या फिर ऑल दी अबव। तो देखिए आपके पास जो मनी ऑर्डर्स हैं, पोस्टल ऑर्डर्स हैं या COD आइटम्स हैं फॉरेन पोस्ट में, इनका आदान प्रदान जो है स्पेशल बायलैटरल एग्रीमेंट, विशेष द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। If any dispute arises relating to license of bulk bag system in respect of foreign post, the matter should be referred to, यदि विदेशी डाक के संबंध में बल्क बैग सिस्टम के लाइसेंस से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मामले को किसे संदर्भित किया जाना चाहिए और किसका निर्णय अंतिम होता है। अब बल्क बैग सिस्टम के लिए क्या चाहिए, आपको लाइसेंस चाहिए। अब वहाँ पे क्या हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, कोई लड़ाई हो जाती है लाइसेंस से संबंधित, तो उस चीज़ के मामले में क्या किया जाना चाहिए, जो आपका लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन होगी या मामला जो भी होगा वो किसको भेजना चाहिए और उसी का निर्णय अंतिम माना जाएगा। ऑप्शन है आपके पास डिविजनल सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर पोस्टल सर्विस, हेड ऑफ सर्कल या फिर डायरेक्टर जनरल पोस्ट। तो 15th की जो सी ऑप्शन आ जाएगी आएगी आपके पास डी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल पोस्ट जो होते हैं, DG पोस्ट जो होता है उसको ये मामला भेजा जाना चाहिए और जो भी उसका निर्णय होगा उसी को अंतिम निर्णय माना जाएगा। What is the maximum weight for foreign blind literature पैकेट, विदेशी अंध साहित्य पैकेट के लिए अधिकतम भार सीमा क्या है, 2 kg, 5, 7 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जो फॉरेन ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है, सेम आपकी जो इनलैंड पोस्ट में ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए वेट लिमिट है, इनके लिए भी वही रहेगी। तो 7 kg आपकी सही ऑप्शन आ जाएगी, सी यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डील्स विद, डाकघर भाग 2 जो है, ठीक है, डाकघर गाइड भाग 2 जो किससे संबंधित है, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू इंश्योरेंस, बीमा से संबंधित नियम और विनियम, रूल पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम से संबंधित है, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू फॉरेन पोस्ट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हमने अभी क्या किया, अभी हमने किया जो भी आपकी इनलैंड पोस्ट के अंतर्गत नहीं आती है उनको किसकी डेफिनेशन में माना जाता है, फॉरेन पोस्ट की। तो वहीं से, ठीक है, आपका यहीं से क्वेश्चन एक और आ गया कि आपके पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 जो है किससे संबंधित है, किससे डील करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू फॉरेन पोस्ट, विदेशी डाक से संबंधित नियम और विनियमों से ये संबंधित रहेगा। Which offices are authorized to deliver foreign parcels, विदेशी पार्सल वितरित करने के लिए कौन सा कार्यालय अधिकृत है, यानी कि आपके फॉरेन आपके पार्सल जो होते हैं उनको वितरित कौन कर सकता है। ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, सभी वितरण डाकघर, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज फॉरेन पोस्ट ऑफिस या फिर हेड पोस्ट ऑफिस ओनली। 18th की जो से ऑप्शन होगी आपके पास ए,
जितने भी आपके वितरण डाकघर हैं वो सभी आपके फॉरेन पोस्टल आर्टिकल जो पार्सल होते हैं उनका वितरण कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट इज द डिस्पोजल ऑफ द फॉरेन पार्सल इन केस ऑफ पार्सल ट्रीटेड अबंडेंट एट ऑफिस ऑफ डिलीवरी एट फॉरेन कंट्री। विदेश में डिलीवरी के कार्यालय में, वितरण के कार्यालय में परित्यक्त पार्सल के मामले में विदेशी पार्सल का निपटान कैसे किया जाएगा। इट विल बी सोल्ड बाई ऑक्शन, इसे नीलामी द्वारा बेचा जाएगा। इट विल बी डिस्ट्रॉयड, इसे नष्ट कर दिया जाएगा। आइदर ऑफ दी वव, या फिर में से कोई भी नहीं। तो देखिए, अगर आपका कोई भी पार्सल है और कैसा फॉरेन पार्सल है और फॉरेन कंट्री में डिलीवरी के कार्यालय में पाया जाता है, उसको परित्यक्त यानी कि छोड़ा हुआ पाया जाता है, अबंडंट पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में या तो उसको ऑक्शन के द्वारा बेचा जाएगा या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो दोनों में से कोई भी किया जा सकता है। आइदर ऑफ दी अबव आपकी ऑप्शन सही हो जाएगी। एक्सपेंशन ऑफ यूपीयू इन कनेक्शन विद फॉरेन पोस्ट, विदेशी पोस्ट के संबंध में यूपीयू का विस्तार, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। यूनिटी इन पोस्टल यूसेज, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सिटी पैसिफिक यूनियन या फिर यूनिवर्सल पैसिफिक यूनियन। क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा आपके पास यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूपीयू की फुल फॉर्म आपके पास इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन पेपर में ये पूछी गई है। एपीपीयू, यूपीयू, इनकी फुल फॉर्म बार बार पूछी जाती है। ECMS अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट स्टैंड्स फॉर IT आधुनिकरण परियोजना के तहत ECMS का क्या अर्थ है। एंटरप्राइज कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एंटरप्राइज कंटेंट मॉनिटरिंग सिस्टम या फिर एंटरप्राइज कंप्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम। 21st की जो सी ऑप्शन आ जाएगी बी, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये IT मॉडर्नाइजेशन वाले क्वेश्चन है, यहीं से आएंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन पेपर्स हम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से 400 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के। उन सभी को अच्छे से कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से आएंगे। ATMs ऑफ इंडिया पोस्ट आर इंटर ऑपरेबल फ्रॉम, भारतीय डाक के ATM कब से अंतर संचालित है। 2015, 2016, 2018 या फिर 2019। तो कब से है, 2016 से है। 22nd की जो से ऑप्शन होगी बी। मोबाइल बैंकिंग इन इंडिया पोस्ट लॉन्च्ड इन, भारतीय डाक में मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत कब हुई। 2017, 2018, 2019 या फिर 2020। तो कब हुई, 15 अक्टूबर 2019 को हुई। तो बी सी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। CSI स्टैंड्स फॉर, CSI की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछी गई है, कभी FSI की पूछी जाती है, RSI की पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शंस है कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, कैरियर सर्विसेज इंटीग्रेटर, कोर सर्विसेज इंटीग्रेटर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा आपके पास कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। ए ऑप्शन जो आपकी सही हो जाएगी। RSI स्टैंड्स फॉर, RSI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रॉयल सिस्टम इंटीग्रेटर, रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, रूरल सर्विसिंग इंटीग्रेटर या फिर रूरल स्पेक्ट्रम इंटीग्रेटर। RSI की फुल फॉर्म होती है रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर। बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। MOH अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट स्टैंड्स फॉर, IT आधुनिकरण परियोजना के तहत MOH का क्या अर्थ है। मेल ऑपरेशंस हार्डवेयर, मेल ऑप्टिमाइजेशन हार्डवेयर, मरक्को ऑपरेशंस हार्डवेयर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 26th की जो सी ऑप्शन होगी मेल ऑपरेशंस हार्डवेयर। ठीक है, MOH की फुल फॉर्म क्या होती है, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर। वेंडर फॉर फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर प्रोजेक्ट अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इज, IT आधुनिकरण परियोजना के तहत फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर का विक्रेता कौन है। तो यहाँ पे सिफी टेक्नोलॉजीज, उसके बाद आपके पास रिलायंस कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। ठीक है, आपका जो FSI है उसका वेंडर कौन है, आपका इन्फोसिस है। तो सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। विच कमेटी अप्रूव्ड द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट, किस समिति ने विभाग के IT आधुनिकरण परियोजना को मंजूरी दी थी। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन या फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा। डिजास्टर रिकवरी सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज लोकेटेड इन, डाक विभाग का आपदा वसूली केंद्र DRC जिसे कहा जाता है, डिजास्टर रिकवरी सेंटर जिसे कहा जाता है, वो कहाँ पर स्थित है। न्यू दिल्ली, मैसूर, चेन्नई या फिर बेंगलोर। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये मैसूर में स्थित है। यहाँ पे आपकी बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, एंटीवायरस बीइंग यूज्ड इन द डिपार्टमेंट अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, IT आधुनिकरण परियोजना के तहत किस एंटीवायरस का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास क्विक हील, मैकैफ या फिर सिमेंटिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास सिमेंटिक।
जो एंटीवायरस है उसका प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। आगे है आपके पास, इंटरेस्ट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज टैक्सेबल इफ टोटल इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल ईयर इन ऑल SCSS अकाउंट्स एक्सीड्स। तो यहाँ पे देखिए, आप कोई भी व्यक्ति है वो SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के जितने चाहे उतने अकाउंट खुलवा सकता है। अब यहाँ पे जितने भी उसने अकाउंट खुलवाए हैं उन सभी का इंटरेस्ट किससे ज़्यादा होने पर वो ब्याज देने योग्य होगा, यानी कि उसको कर देना होगा। ऑप्शन है यहाँ पे 10,000, 20,000, 25 या फिर 50,000। तो 50,000 रुपये से अधिक होने पर, ठीक है, इससे अधिक अगर ब्याज हो जाता है उसके सभी SCSS खातों का, तो ये क्या हो जाएगा, ब्याज जो है वो कर योग्य हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। बड़ी सी मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ एंडोमेंट एश्योरेंस अंडर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। डाक जीवन बीमा के तहत बंदोबस्त बीमा के मामले में अधिकतम सीमा राशि क्या है? तो आपकी एक आती है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, दूसरी आती है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। दोनों में ध्यान रखना कितनी किसकी लिमिट है। तो बाकी जितने भी है, क्योंकि अभी आपके पास 6 पॉलिसीज है, दोनों ही ऑफर करते हैं, तो कोई सी भी पॉलिसी हो उसमें आपकी लिमिट सेम रहती है, 10 लाख, 20 लाख, 30 या फिर 50 लाख। 32nd की जो सी ऑप्शन होगी आपके पास डी, 50 लाख रुपए। But there is a maximum limit of USD in Western Union that can be sent at a time as per applicable RBI regulations, which must however be only for personal use। वेस्टर्न यूनियन में आप कितने USD डॉलर की अधिकतम राशि सीमा, यानी कि कितने भेज सकते हैं, जो RBI नियमों के अनुसार एक बार में भेजा जा सकता है, जो कि केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए होने चाहिए। 2,000, 2,500, 3,000 या फिर 3,500। तो 2,500 USD डॉलर से एक बार में भेजे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। बड़ी सी एनुअल प्रीमियम फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रीमियम क्या है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले इस साल के लिए। 12 रुपये, 20 रुपये, 33 या फिर इनमें से कोई भी नहीं, तो 20 रुपये क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले हम करते थे 12 रुपये, लेकिन अब क्या है आपका चेंज हो चुका है। तो 34th की जो सी ऑप्शन होगी बी, 20 रुपये। इसी तरह से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें, 436 रुपीज़ है, 436 रुपये हो चुका है। यूनिफॉर्म कॉमन CVS पासबुक बीइंग यूज्ड फॉर ऑल सेविंग स्कीम्स एक्सेप्ट NSC, KVP एंड TD। NSC, KVP और TD को छोड़कर सभी बचत योजनाओं के लिए सामान्य कौन सी CVS पासबुक का प्रयोग किया जाता है? SB5, SB6, SB7 या फिर SB7A। 35 का जो सही आंसर होगा ये होगा आपके पास से SB5 पासबुक का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, SB5 पासबुक जो होती है इसमें ज़्यादा पेजेस होते हैं, कितने होते हैं वो मैं आपको बार बार पढ़ा चुका हूँ। NSC, KVP और TD के लिए जो SB5A पासबुक का यूज़ किया जाता है उसमें सिर्फ आपके 4 पेजेस होते हैं प्लस कवर पेज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसकी एक एंट्री होती है। आप NSC करवा लें, आप KVP करवा लें, आप TD का अकाउंट खुलवाते हैं, सिर्फ उसमें एक ही एंट्री होती है, आप कितनी अमाउंट उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं। तो उसके लिए ज़्यादा पेजेस क्यों वेस्ट करने। बाकी जैसे आपकी बाकी जितनी भी होती हैं जिसमें आपकी सेविंग है या फिर RD है, ठीक है, इस तरह की जितनी भी आपकी बाकी रहेंगी उसमें ज़्यादा एंट्रीज होती हैं, तो ज़्यादा पेजेस वाली पासबुक होती है। और कौन सी होती है? SB5A पासबुक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इज। डाकघर बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या है? 250, 500, 1,000 या 1,500। 36th की जो सी ऑप्शन होगी आपके पास बी, 500 रुपीज़ से आप मिनिमम अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं। मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ MIS अकाउंट इज। MIS खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या है? आप MIS का अकाउंट खोलना चाहते हैं, मिनिमम कितने से खोल सकते हैं? 250, 500 रुपये, 1,000 या फिर 1,500 रुपये। 37th की जो सी ऑप्शन आ जाएगी आपके पास सी, 1,000 रुपये से आप खोल सकते हैं। मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ RD अकाउंट इज। RD खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या है? 100 रुपये, 500 रुपये, 1,000 या फिर 1,500 रुपये। तो 38th की जो सी ऑप्शन आ जाएगी आपके पास ये RD अकाउंट जो आप मिनिमम 100 रुपये से खोल सकते हैं। इसके बाद आप कितने से? 110, 120, यानी कि 10 रुपये के मल्टीपल में आगे इसको खोला जा सकता है। मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग अ फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट इज। फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट डाक टिकट जमा खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या है? 200 रुपीज़, 500, 1,000 या फिर 1,500। तो 200 रुपीज़ है। 39th की जो सी ऑप्शन होगी आपके पास ए।
एज लिमिट ऑफ द चिल्ड्रन फॉर चिल्ड्रन पॉलिसी अंडर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इज, डाक जीवन बीमा के तहत चिल्ड्रन पॉलिसी के लिए आयु सीमा क्या है, यानी कि बाल जीवन बीमा आप करवा रहे हैं तो उसके लिए बच्चे की आयु क्या होनी चाहिए, 5 से 15 वर्ष के बीच में, 5 से 20 वर्ष के बीच में, 0 से 15 या फिर 0 से 20 वर्ष के बीच में। तो कितने से होनी चाहिए, 5 से 20 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपकी से हो जाएगी। चैप्टर 1 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 डील्स विद, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का भाग ए, उसका भाग 1 का अध्याय 1 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, मिसलिनियस रूल्स, विविध नियमावली, मेल डिपार्टमेंट, सॉर्टिंग डिपार्टमेंट या फिर डिलीवरी डिपार्टमेंट। तो किससे जुड़ा हुआ है, मिसलिनियस रूल से, विविध नियमावली से जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। ये पहला ही क्वेश्चन पेपर में जिसमें आपके ये वाले इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको कर लीजिएगा, इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उनको जल्दी से करें, क्योंकि जो आपके साथ एग्जाम देने बैठे हुए हैं उन्होंने भी ये वाले अच्छे से नहीं किए होंगे, उन्होंने भी ये नहीं पढ़े हैं, आपने भी नहीं पढ़े हैं, उन्होंने भी नहीं पढ़े हैं। तो आप उन क्वेश्चन की तरफ जरूर अच्छे से ध्यान दें जो आपको अच्छे से आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट मत करें, आपको नहीं आता है तुक्का जल्दी से मार के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपको वहाँ पे सोचने से ही आएगा नहीं, ठीक है। आप वहाँ पे सोचने बैठेंगे तो आपको नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, तो इसका मैंने बता दिया, ये आंसर जो है सही हो जाएगा। Which of the following statements is correct in respect of articles addressed to deceased person? मृत व्यक्तियों को संबोधित वस्तुओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? शुड बी ट्रीटेड एज अनक्लेम्ड एंड डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंगली, इन्हें लावारिस माना जाएगा और उसी के अनुसार इनका निपटान किया जाएगा। इन केसेस ऑफ अनइंश्योर्ड आर्टिकल्स विच आर नॉट बिलीव्ड टू कंटेन वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, पोस्ट मास्टर्स आर अलाउड टू यूज their discretion in delivering them to any near relative of the deceased who may have applied for them may desire to receive them। अब यहाँ पे क्या बोला गया, कोई भी गैर बीमित वस्तु है जिसमें कोई भी मूल्यवान संपत्ति नहीं है, पोस्ट मास्टर अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसे मृतक के नज़दीकी रिश्तेदारों को दे सकता है जिसने उसके प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर रखा हो कि अगर ऐसा कोई आर्टिकल आता है तो उसे वितरित कर दिया जाए। लेकिन ध्यान रखना वो गैर बीमित होना चाहिए और उसमें कोई भी मूल्यवान संपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई भी काउंटर क्लेमेंट नहीं होना चाहिए, प्रति दावेदार नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्प्यूट का मामला नहीं होना चाहिए, विवादित मामला नहीं होना चाहिए। ये सारी कुछ कंडीशंस हैं, पढ़ लेना, पूछी जाती हैं। तो चलिए यहाँ पे बोथ हैंड वी आर करेक्ट, बोथ हैंड वी आर इनकरेक्ट, तो दोनों ही बिल्कुल सही है। अगर मृतक व्यक्ति को कोई लेख भेजा गया है तो उसे अनक्लेम्ड माना जाएगा, लावारिस माना जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे क्या आ जाएगी कि अगर उसमें कोई भी मूल्यवान संपत्ति नहीं है, ठीक है, और उसमें कोई भी काउंटर क्लेमेंट नहीं है और इंश्योर्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसके नज़दीकी रिश्तेदार को दिया जा सकता है जिसने उस चीज़ के लिए अप्लाई किया है। ऐसी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। चैप्टर 1 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 डील्स विद पोस्टल वॉल्यूम 6, भाग 3 का अध्याय 1 किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, पोस्ट ऑफिस, एसबी सेविंग स्कीम्स, एसबी अकाउंट या फिर पोस्टमैन एंड विलेज पोस्टमैन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे 43rd की जो सी ऑप्शन होगी आपके पास बी, सब अकाउंट से ये जुड़ा हुआ है। रूल 12 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 डील्स विद पोस्टल मैनुअल खंड 6 भाग 2 का नियम 12 किससे संबंधित है? अब ये क्या है चीज़ है आपके पास, ये मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वॉल्यूम 6 के पार्ट 3 में से आया हुआ है और उसमें से हमने थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। उसमें हमने एक किया था टॉपिक जिसमें क्या करते हैं, अगर किसी भी एसओ के पास सरप्लस फंड हो जाते हैं, सरप्लस फंड का मतलब उसकी जो लिमिट है कैश रखने की उससे ज़्यादा उसके पास राशि हो जाती है, तो उसका निपटान कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पे वही इससे सेम संबंधित है, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड्स एट सब ऑफिस की, सब ऑफिस में, उप कार्यालयों में अगर आपके पास सरप्लस फंड हो जाता है, अधिशेष निधि जो होगी उसका निपटान कैसे किया जाएगा, तो इसी से संबंधित है। ये रूल नंबर 12 है। मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट, सावधि जमा खाता खोलने के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? न्यूनतम अवधि नहीं, न्यूनतम राशि यहाँ पे होगा, ठीक है। न्यूनतम राशि क्या है? 100, 500, 750 या फिर 1000 रुपीज़। तो कितनी है आपके पास? 1000 रुपये है। डी ऑप्शन आपकी से हो जाएगी। चैप्टर 2 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 रिलेट्स टू पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का अध्याय 2 किससे संबंधित है? सॉर्टिंग मेल ऑफिस, जनरल रूल्स फॉर ट्रांजिट सेक्शंस एंड मेल ऑफिसेज, ठीक है। ट्रांजिट अनुभाग और मेल कार्यालयों के लिए सामान्य नियम, बैग अकाउंटिंग, मेलमैन एंड वैन अटेंडेंट्स। सो 46 की जो सी ऑप्शन होगी जनरल रूल्स फॉर ट्रांजिट सेक्शंस एंड मेल ऑफिसेज, तो यहाँ पे आपकी भी ऑप्शन सही हो जाएगी। चैप्टर 3 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 रिलेट्स टू पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का अध्याय 3 किससे संबंधित है? सॉर्टिंग मेल बैग्स, छंटाई डाक कार्यालय,
उसके बाद मेल ऑफिस, ठीक है। उसके बाद जनरल रूल्स फॉर ट्रांजिट सेक्शंस एंड मेल ऑफिस, बैग अकाउंटिंग, मेल मैन एंड बैंड अटेंडेंट्स, तो क्या हो जाएगा ये sorting मेल ऑफिस, छंटाई डाक कार्यालय से संबंधित है। एक्सेप्ट ऑन दी अथॉरिटी ऑफ द मेल ऑफिस में नोट, किसके अधिकृत किए बिना एक डाक कार्यालय नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए ऑप्शंस। रीडायरेक्ट एनी आर्टिकल, लेख का पुनः निर्देशन नहीं कर सकता है। इंटरसेप्ट और डिलीवरी एनी आर्टिकल टू दी एड्रेसी, लेख को रोक या प्राप्तकर्ता को वितरित नहीं कर सकता है, किसके आपके अधिकृत किए बिना। डायरेक्टर जनरल और हेड ऑफ सर्कल, डायरेक्टर पोस्टल सर्विस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो कभी नहीं होता है, लेख को रिडायरेक्ट करना है तो किसी की अनुमति नहीं चाहिए, क्योंकि आप जहाँ पे काम करते हैं वो क्या है, पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पे बात किसकी की गई है, मेल ऑफिस की, डाक कार्यालय की बात की गई है, ना कि डाक घर की बात की गई है। तो आपका जो डाक कार्यालय होता है उसका काम तो नहीं है वितरण करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर उसको डाक आपका कार्यालय जो है उसको अगर किसी लेख को पुनः निर्देशित करना है या उसको रोकना है या प्राप्तकर्ता को वितरित करना है, क्योंकि अभी ये काम कौन करेगा, डाकघर करता है, ठीक है। अगर निर्देशित करना है तो ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन करेगा, रोकना है, ठीक है, तब भी वो लेख को कहाँ पे रोका जाएगा, डाकघर में रोका जाएगा। प्राप्तकर्ता को वितरित करने का काम कौन करेगा, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन करेगा। लेकिन अगर ये सारी चीजें आपके डाक कार्यालय को करनी है तो किसकी अधिकृत किए बिना नहीं वो कर सकता है, महानिदेशक डाक या फिर सर्कल प्रमुख यानी कि सीपीएमजी या डीजी के अथॉरिटी के बिना वो नहीं कर पाएगा। ये ऑप्शन जो है आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी। चैप्टर सेकंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ फॉरेन पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम रिलेट्स टू विदेशी डाक नियमावली के भाग 1 का अध्याय 2 किससे संबंधित है। आउटवर्ड सरफेस मेल, जनरल प्रिंसिपल्स, इनवर्ड सरफेस मेल, क्लोज्ड सरफेस मेल इन ट्रांजिट। तो यहाँ पे 49 की जो सी ऑप्शन होगी आपके पास ये जावक सतह मेल, ठीक है, आउटवर्ड सरफेस मेल से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपके पास और लास्ट ही क्वेश्चन है इस वीडियो का। अंडर फॉरेन पोस्ट मैनुअल फॉलोइंग आर पुनिशेबल ऑफेंसेस अंडर द लॉ, विदेशी डाक नियमावली के तहत निम्न में से कौन कानून के तहत दंडनीय अपराध है। ऑप्शंस है आपके पास, काउंटरफिटिंग ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, द फ्रॉड यूज ऑफ जेन्युइन पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, वास्तविक पहचान पत्र का धोखाधड़ी से उपयोग करना, बोथ एंड भी, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास हो जाएगा सी, ठीक है। देखने से ही लग रहे हैं कि ये क्या है, आपके कानून के विरुद्ध है, ठीक है। आप अगर स्टैंप्स का गलत यूज कर रहे हैं वो भी कानून के विरुद्ध है। आप किसी भी चीज़ का आइडेंटिटी कार्ड है वो उसका आप फ्रॉड यूज करते हैं, गलत यूज करते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका कानून के विरुद्ध हो जाएगा, वो भी अपराध माना जाएगा। तो यहाँ पे आपकी सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। तो ये था पंजाब सर्कल का पीएसए का 2021 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, ठीक है। बाकी भी कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक करें, आपका इसमें फ़ायदा है, क्योंकि आप अगर इसमें क्वेश्चन में आप गलती पकड़ते हैं तो आपका इसका मतलब तैयारी बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है। और आपको अगर उसमें कन्फ्यूज़न है तो आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने के बाद आप बोलेंगे ये गलत बताया गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना आपको ना मुझे। तो आप पहले बताएं, ठीक है, पहले उस चीज़ को जरूर बता दें। और रेगुलर क्लासेस में आपको जुड़ना है, इन सभी क्वेश्चन पेपर्स की PDF फाइल विद मैथमेटिक्स सोल्यूशन, ठीक है। जीके रीजनिंग के लिए आपको हर एक इसमें, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर बनाए गए इसमें आपकी मैथमेटिक्स, जीके और रीजनिंग भी साथ में रहेगी। तो आप इनको सोल्व करके जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पेपर इस साल भी देखने को मिलेंगे। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।